Hello and good morning. So, good morning to all of you. तो हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे थे और आशा है कि आप अपनी एक क्लास को ख़त्म करके दूसरी क्लास पे आ चुके हैं। मैं समझ सकता हूँ कि दबाव आपके ऊपर ज़्यादा है क्लासों की, बट वही मामला है, फिर से कहूँगा 2-4 दिनों की बात है। तो 2-4 दिनों के अंदर ही ये सारी समस्या, हाँ मैं समझ सकता हूँ एक दिन में 3 क्लास करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन अभी कर लीजिए कुछ एक दिन तक, है ना, क्योंकि इस बीच में मैं छुट्टी दूंगा। मैं अपनी क्लास अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए ऑफ रखूँगा, वीकेंड में, मतलब हो सकता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो उसमें ऑफ कर दूंगा ताकि आपकी वो क्लास चलती रहे, तो थोड़ी दबाव कम हो जाएंगी, है ना। इस बीच में मुझे कुछ आउट स्टेशन के काम है, मतलब नेटिव प्लेस पे जाना है, होम टाउन जाना है कुछ, तो फिर वो काम भी कर लूँगा और फिर बहुत जल्दी ही हम लोग ऑफलाइन क्लास में तो मिलेंगे ही। और ऑफलाइन क्लास में मिलने का मतलब है सारे दबाव ख़त्म, ना दबाव आपके ऊपर ना दबाव हमारे ऊपर, है ना। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बात को जारी रखते हैं। और कल हमने बात की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात थी कि हमने बात की थी धारा के प्रकार एसी और डीसी की। साथ ही हमने एचवीडीसी की बात की थी कि एचवीडीसी का मतलब होता है हाई वोल्टेज डीसी, और हाई वोल्टेज डीसी से आशय इस बात का है कि जब आप हाई वोल्टेज डीसी पे होते हैं तो आप हाई वोल्टेज डीसी के द्वारा लंबी दूरी तक आप विद्युत ऊर्जा का संप्रेषण कर सकते हैं और उसमें जो ऊर्जा क्षय होगा वो काफ़ी कम होगा, है ना। तो नहीं, क्लासेस जब ऑफलाइन की ओपन हो जाएंगी तो मैं ही लूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा। इस बीच में अखिल सर को मैंने बोला कि भाई वो इंस्टेंट इंडिया अपना लें, ताकि इस बीच में मैं अपना कुछ निजी कार्य कर पाऊँ, है ना। तो बता दिया जाएगा, उसमें चिंता मत कीजिए, आपकी क्लासेस बाधित नहीं होंगी, चलती रहेंगी। हमारी प्राथमिकता है कि बाधित ना हो, है ना, तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। नहीं नहीं, ऑफलाइन क्लास में मैं ही लूँगा, डोंट वरी। ऑफलाइन क्लास की शुरुआत होते ही मैं आ जाऊँगा, इसकी चिंता मत कीजिए। ऑफलाइन क्लास शुरू होते ही काम धाम छोड़ के आप, मैं चंद्रमा पे रहूँ तब भी आ जाऊँगा, है ना। तो ऐसी कोई इशू नहीं है। ऑफलाइन क्लास के लिए मैं भी तरस रहा हूँ भाई। आप मेरी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं, मेरी पीड़ा नहीं, बल्कि आप ये समझिए कि हमारे पूरे टीम की पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। सब के सब इस स्तर पे हैं कि बस ऑफलाइन शुरू हो और हम आपके हंसमुख चेहरे को, स्माइलिंग फेसेस को देख पाएँ, क्योंकि उससे जो ऊर्जा मिलती है ना क्लास में, जब आमने सामने की पढ़ाई होती है और जब क्लास में आप देखते हो कि पीछे बैठ के कोई मुस्कुरा रहा है, फिर देखते हो कि दूसरी तरफ कोई तिरछी निगाहों से कहीं और देख रहा है ना। फिर आप देखते हो कि कहीं दो लोग आपकी तरफ देख के एक बार हंस के और कुछ बात कह रहे होते हैं, है ना। एक आध लोग जो होते हैं उनको लगता है कि टॉपिक वॉपिक होता रहेगा बाद में, पहले मोबाइल पे जो व्हाट्सएप का मैसेज आया है उसको जो है जवाब दिया जाए, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा जीवन जीने का, राइट। तो इन सबको देखते हुए पढ़ाना बड़ा ही आनंददायक होता है। तो टीचर को भी, फैकल्टी को भी पढ़ाने में मज़ा आता है, राइट। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने के पहले 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। 2 दिन की तो नहीं, 1 दिन की हो सकती है। कारण है कि ऑफलाइन क्लास जब शुरू होगी तो ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ शिफ्ट करने में भी थोड़ा सा टेक्निकल रहता है, तकनीकी तौर पे थोड़ी सामंजस्य बिठानी पड़ती है। तो कई बार बोर्ड ले जाना होता है, क्योंकि अभी सारे बोर्ड्स एक्टिव हैं, हमने बहुत सारे स्टूडियो को एक्टिव कर रखे हैं। सिस्टम को लेके जाना पड़ता है, थोड़ी वायरिंग एक बार चेक करनी पड़ती है, साउंड सिस्टम एक बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो तो सील करके पड़ा हुआ है, राइट। तो 1 दिन
गैप के बाद हम शुरू कर लेंगे, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन करेंगे। आपकी चिंता, हमारी चिंता एक ही है। और आपको लग भी रहा होगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बमुश्किल 2 घंटे तक पहुँच पाता हूँ, क्योंकि मामला बनता ही नहीं है ना। मैं फिर से सबको कहता हूँ कि अगर क्लास शुरू से ऑनलाइन चले तो फिर चले ऑनलाइन। वहाँ भी 2 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं लेता, इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन क्लास ले लेता हूँ। लेकिन आपके साथ जो संबंध बने हैं और आप ही के संबंध से उन लोगों का भी निर्वहन हो रहा है जो इस बैच के साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं। उनको भी लगता होगा कि भाई क्लासेस जो ऑफलाइन चलती थी, लाइव चलती थी, और उसकी अगर रियल फीड हमें मिले तो घर पे बैठ के भी उसी आनंद में पढ़ते थे जैसे कि वाकई में वो क्लास में ही बैठे हो, है ना। एग्जैक्ट डेट बता दूंगा, डोंट वरी। आपको, हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि कई लोग दिल्ली से बाहर हैं, तो इसके लिए पहले से आपको सूचना दी जाएगी, डोंट वरी। सूचना भी दी जाएगी, एक आध दिन की गैप भी दी जाएगी ताकि आप ट्रेवल कर सकें, आप यात्रा कर सकें। एनीवे, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसी संदर्भ में, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है पदार्थ का विद्युतीय गुण। पदार्थ का विद्युतीय गुण, है ना। सो पदार्थ का विद्युतीय गुण हम पढ़ने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि पदार्थ के विद्युतीय गुण के आधार पर हम सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, द फर्स्ट टॉपिक। आप जानते हैं एक तो सुचालक है, दूसरा कुचालक है, फिर तीसरा है अर्धचालक और चौथा है अतिचालकता। तो पदार्थ के विद्युतीय गुण के आधार पर हम दो के बारे में जानते हैं, एक सुचालक, दूसरा कुचालक। तीसरे के बारे में भी हम जानते हैं और वो है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। और चौथे के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानते ही हैं और वो है अतिचालक, सुपर कंडक्टर। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है कुचालक। कुचालक, है ना। कुचालक का मतलब कि इंसुलेटर, राइट, इंसुलेटर। इंसुलेटर। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि कुचालक के स्तर पे जब भी हम बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम देखते हैं कि कुचालक का जो एग्जाम्पल है वो है अधातु। जितने भी अधातु हैं वो कुचालक है, नॉन मेटल्स, एक अपवाद के साथ, एक अपवाद के साथ। तो सारे अधातु कुचालक होते हैं, एक अपवाद है इसमें, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अपवाद, ग्रेफाइट। आपने बचपन में इस बात को पढ़ रखा है कि ग्रेफाइट कार्बन के स्वरूप होने के बाद भी, और कार्बन मतलब अधातु, तो कार्बन के स्वरूप या धातु होने के बाद भी सुचालक है। क्यों सुचालक है, नैनोटेक में पढ़ेंगे, बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली बात कि कोई भी व्यक्ति कहे कि भाई कुचालक के सामान्य उदाहरण बताइए, तो आप कहिए कि जितने अधातु हैं, जितने नॉन मेटल्स हैं, वो सब के सब कुचालक हैं। अब सवाल ये उठता है कि नॉन मेटल्स जो हैं, अधातु हैं, वो कुचालक क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे रीजन ये है कि धारा की प्रवाह इलेक्ट्रॉन की प्रवाह है, और इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होने के लिए इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाने चाहिए। तो धारा की प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होनी चाहिए। अधातु ऐसे तत्व हैं जिनके एटॉमिक संरचना में, जिनकी एटॉमिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की फिराक में रहते हैं, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और सोचिए कि जो व्यक्ति हमेशा धन या इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज़ लेने की फिराक में हो, वो देगा क्यों, है ना। हमारे जीवन में दो तरह के दोस्त हैं। एक दोस्त ऐसा होता है जो दोस्त नहीं होता, वो दुश्मन से भी बड़ा दोस्त होता है, और वो जब भी देखो तो आपसे कुछ लेने की फिराक में होगा, 50 रुपये, 100 रुपये, है ना। आप अगर लकी हैं तो ऐसे दोस्त आपके पास नहीं होंगे, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक दोस्त तो ऐसा देखा है, और वो भी नहीं कि बहुत पहले के जीवन में, मतलब प्रोफेशनली एक्टिव थे जब हम कोचिंग जगत में काम कर रहे थे।
तो एक टीचर हमारे साथ ऐसे थे जो साथ ही पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी गाहे बगाहे, और वो भी क्या, आज से 10 साल पहले की घटना है, 50 रुपये देंगे रितेश सर, 50 रुपये देंगे रितेश सर, 50 रुपये क्या, लो भाई, तो 100 रुपये देंगे रितेश सर। अब जो व्यक्ति हमेशा रुपए लेने की फिराक में है, उससे तो आप निकाल सकते ही नहीं है। तो अधातु वही होते हैं। अधातु का मतलब होता है कि जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में हो, तो उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता नहीं है तो फिर उसके पास धारा प्रवाहित करने की क्षमता नहीं है। तो पहली बात इसमें अगर हम बात करें कि कुचालक कुचालक क्यों है, तो फर्स्ट जो लिखेंगे उसमें लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, है ना। और मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह नहीं होगी, राइट। रसायन के दृष्टिकोण से इस बात को कहा जा सकता है, और भौतिकी के दृष्टिकोण से हमने पढ़ा था कि अगर प्रतिरोध का मान बहुत ही ज्यादा हो तो फिर वो कुचालक बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध अत्यधिक, आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक, तो बहुत ही ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध का मान होगा। जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी अधातु है, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के अंदर बंधे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं सेट है। और फिर अधातु के अंदर एक और दिक्कत है कि इनके आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत ही ज्यादा होता है, इतना कि इलेक्ट्रॉन मूव ही ना कर पाए, राइट। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति ये रसायन के दृष्टिकोण से है, तो रसायन, राइट। और ये भौतिकी की बात है, तो दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर लिया आपने, बात खत्म हो गई। तो आपने कुचालक के बारे में एक सामान्य सी जानकारी ले ली, इसमें हम बहुत ज़्यादा टिकने वाले हैं नहीं, क्योंकि बहुत ही बेसिक बात है। छठे सातवें स्तर पे हम इसको पढ़ते हैं, राइट। दूसरा जो टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक, वो है सुचालक, कंडक्टर, सुचालक या कंडक्टर, राइट। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो इसका एग्जाम्पल है धातु, जितने भी मेटल्स हैं वो सब, यानी कि मेटल्स। और इसका कोई एग्जाम्पल में अपवाद भी नहीं है। और धातु के साथ साथ एक चीज याद रखिएगा, टैप वाटर, जो सामान्य पानी है जो आपके नल से निकलता है, यानी शुद्ध आश्रित जल को छोड़कर जितने भी बारिश की बूंदें हो गई, नीचे गड्ढे में पानी है, नल से पानी निकल रहा है, उसके अंदर भी धारा की प्रवाह हो सकती है ना। और धारा की प्रवाह होने के पीछे रीजन क्या है, हम इस बात को भी जांचेंगे, फिर वही रासायनिक और भौतिकी दोनों के आधार पे। तो रासायनिक आधार पे हम कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित, और भौतिकी के आधार पे कह सकते हैं हम कि आंतरिक प्रतिरोध का मान कम। मैंने कहा था ना, प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता, कम हो सकता है। बहुत अधिक है तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा, कम है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, टकराते हुए करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर वही कहानी है, ये केमिस्ट्री के हिसाब से और ये फिजिक्स के हिसाब से। क्लियर है? तो टैप वाटर वाली बात को याद रखिएगा, आश्रित जल या डिस्टिल्ड वाटर कुचालक होता है। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, दूसरा एग्जांपल मैं लिख देता हूं,
आश्वित जल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। तो पानी में कोई भी अशुद्धि ना हो, वो एकदम प्योर H2O हो, तो फिर वो कुचालक होगा। लेकिन टैप वाटर, बारिश से गिरता हुआ पानी, गड्ढे में भरा हुआ पानी, नदी का पानी, इन सब में मिनरल डिजॉल्व है आयंस के फॉर्म में, और आयंस है तो फिर चार्ज भी है, और चार्ज है तो आवेश की प्रवाह है ना। तो क्लियर कट इस बात को ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सुचालक और कुचालक दो बातें हो गई। अब आइए तीसरी तरफ, है ना। जैसे देख सकते हैं, ये देखिए 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं आपके पास, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, टैप वाटर, एनी वाटर एक्सेप्ट फॉर डिस्टिल्ड वाटर। और 5 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, है ना, रबर, ग्लास यानी कांच, तेल से भी नहीं जाएगा, डायमंड जो कि शुद्ध कार्बन है, और ड्राई वुड, सूखी हुई लकड़ी। एक चीज ध्यान रखना है, ग्रेफाइट जो है वो अधातु होते हुए भी सुचालक है, उसके पीछे उसकी एटॉमिक विन्यास कारण है, और वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो तीसरी बात हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड टॉपिक जो पढ़ेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं ये, जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। ये देख रहे हैं क्या है? ये आपके मोबाइल फोन में लगा हुआ माइक्रो प्रोसेसर का एक क्षेत्र है। दिस इज माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर बने होते हैं सेमीकंडक्टर से, अर्धचालकों से। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा यही है, और टॉपिक है अर्धचालक। थर्ड, अर्धचालक, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, राइट। अब बोध पूछ रहे हैं कि सर क्या करते थे 100 रुपए का, है ना। मैंने एक बार देखा कि वो कुछ वायु प्रदूषण कर रहे थे, है ना। तो वो 100 रुपये लेके और चले तो गए नीचे, और जब मैं पीछे से 5 मिनट बाद जब आया, कोचिंग में क्लास मेरी खत्म हो गई थी, क्वेरी वेरी ले ली थी, तो देखा कि सर जो है वो वायु प्रदूषण में अपना योगदान दे रहे थे, और उस योगदान के पीछे पैसे किसी और के थे। तो अप्रत्यक्ष योगदान मेरा भी हो गया। अच्छी बात ये रही कि मेरा बैच खत्म हो गया, उसके बाद हमने उस कोचिंग में पढ़ाना, मैंने उस कोचिंग में पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि हमने बैचेज वगैरह फिनिश कर दिए थे। बहुत पुरानी बात है, जब शुरुआती दौर की बात है, शुरुआती नहीं, बीच बीच की बात है ना। खैर, अब देखिए सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, राइट। तो पहली बात कि इसके एग्जाम्पल क्या है, इसी बात को समझ लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि उपधातु। अब उपधातु आप जानते हैं कौन से होते हैं, जिसको मेटल वायर्स कहते हैं। केमिस्ट्री वाले लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। मेटल वायर्स पता होना चाहिए कि मेटल वायर्स कौन कौन से हैं, राइट। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ, एंटीमनी, ये सब क्या है, आपके उपधातु हैं। मैं एक लिस्ट भी निकालता हूं आपके लिए, ताकि इस बात को आप समझ पाएं, राइट। और मेटल वायर्स के स्तर पे देखा जाए तो आप पाएंगे कि बीच बीच वाला जो होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है, देख रहे हो आप, ये बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी, टेलुरियम और तो ये सब जो है ये आपके मेटल वायर्स हैं। मैं इसकी लिस्ट निकाल देता हूं, डोंट वरी, है ना। आप उसको लिख भी लेंगे। तो ये मेटल वायर है, कैन यू सी दिस मेटल वायर। तो मेटल वायर चूंकि बड़े लिमिटेड हैं, तो इसको आप लिख भी सकते हैं।
इतने मेटल वाइड तो पता होने ही चाहिए। तो पहले तो इसको लिख लीजिए, बोरन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्लुरियम। ये सब एग्जाम्पल है मेटल वाइड्स के। दे ऑल आर मेटल वाइड्स। उपधातु हैं ये। एल्युमिनियम मेटल है भाई, मेटल वाइड थोड़े हैं। तो सेमीकंडक्टर मेटल वाइड्स होते हैं, है ना। और मेटल वाइड्स होंगे तो उसमें बड़ी खास बात होगी कि मेटल जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। नॉन मेटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन मेटल वाइड बीच बीच के होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल एक मध्यम वर्गीय है, मध्यम वर्गीय ही है। जैसे हम सब मध्यम वर्गीय हैं, कभी हमारे पास पैसा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो हम हेल्प कर देते हैं दोस्तों की, और कई बार कम पड़ जाता है तो हम दोस्तों से ले सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी यही होता है, मेटल वाइड उसी कंडीशन में। तो लिखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट लिखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने और ग्रहण करने दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने, ग्रहण करने दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने और ग्रहण करने दोनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, राइट। लेकिन अगर हम इसको सामान्य अवस्था में देखें, जैसे इस रूप में अगर इसको रखें टेबल पे और फिर धारा प्रवाहित कराएं तो नहीं करेगा, यानी कि सामान्य अवस्था में ये कुचालक ही होते हैं। लेकिन थोड़े से बदलाव करने के बाद ये सुचालक में परिणत हो सकते हैं। तो एक और पॉइंट लिखिए, उपधातु अपने सामान्य अवस्था में, उपधातु अपने सामान्य अवस्था में, उपधातु अपने सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं, सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं। लेकिन निम्नलिखित बदलाव कर उन्हें सुचालकों में बदला जा सकता है। निम्नलिखित बदलाव कर उन्हें सुचालकों में बदला जा सकता है। राइट, क्या क्या बदलाव कर सकते हैं सुचालक में बदलने के लिए? तो देखिए, आते हैं वापस कि अर्धचालक है, पॉइंट्स आपने लिख लिए। तो बदलाव क्या करेंगे? तो बदलाव नंबर 1 क्या कर सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा, ईएम वेव। ईएम वेव तो पढ़ा है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ईएम वेव के प्रहार से, यानी इसके ऊपर अगर ईएम वेव का प्रहार किया जाए तो वो कुचालक से सुचालक की अवस्था में चला जाएगा। क्यों जाएगा उसको ये बारे में हम बात करेंगे। दूसरा है ऊष्मा देकर। ऊष्मा देकर अगर आप उसको गर्म कर दें तो वो सुचालकता की तरफ चले जाएंगे। और तीसरा है अशुद्धि मिलाकर।
अशुद्धि यानी अशुद्धियों को मिलाकर। इसमें आप कोई और धातु वातु थोड़ा सा डाल दो और उसको इम्प्योर कर दो। अशुद्धि को मिलाकर, जिसको कहते हैं प्रक्रिया को डोपिंग, और डोपिंग की प्रक्रिया से ही बनता है। इस प्रक्रिया से क्या बनाया जाता है? ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर आदि बनाया जाता है ना। इसको मैं लिखवाऊंगा, इस प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग। अब सवाल ये उठता है कि अगर उपधातु सामान्य अवस्था में कुचालक है, तो फिर इन बदलाव के बाद वो सुचालक कैसे बन जाता है? जैसे कि ऊपर के दो बदलाव देखिए, या तो प्रकाश का उसके ऊपर प्रहार कर दीजिए या फिर ऊष्मा बढ़ा दीजिए। तो आप जानते हैं इस बात को, थोड़ी सी देखिए, साइंस की बात मैं करता हूं, आपको बात समझ में आएंगी कि एक एटम है, उसमें प्रोटॉन है अंदर, है ना, पढ़ा है ना आपने। एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ये बेसिकली उपधातु है। और इस उपधातु में इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही ज्यादा आकर्षण बल के साथ बधा हुआ है। इतना ज्यादा बधा हुआ है केंद्रक के आकर्षण में कि वो मुक्त अवस्था में नहीं है। तो अगर हमने इसके ऊपर, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने उसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अगर मान लीजिए मैं यहां से कहूं कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने या तो ईएम वेव डाला, ईएम वेव डाल दिया जैसे कि प्रकाश, या ऊष्मा डाल दी, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपनी निचली कक्षा से जंप लगाएगा और जंप लगा के चला जाएगा ऊपर की कक्षा में, और इस कक्षा में अब चक्कर काटेगा। और जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर काटेगा तो जाहिर सी बात है कि अब नाभिकीय आकर्षण बल का मान थोड़ा कम हो जाएगा। और जैसे ही आकर्षण बल का जैसे ही आकर्षण बल का मान कम होगा, वैसे ही ये मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और सुचालक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान देना है कि जब हम ऊष्मा, यहां मैं लिख देता हूं, या ऊष्मा, तो पहला ईएम वेव या ऊष्मा। तो सामान्य अवस्था में ये लाल वाली अवस्था होती है। अभी जो भी देखने अपने मेटलॉइड में, उसमें लाल वाली अवस्था है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नाभिक के करीब है, उसके आकर्षण में बधा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा मतलब ईएम वेव, प्रकाश, ऊष्मा, तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। और जब जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जाएगा, तब तब इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। और हायर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो वहां पे वो चक्कर काटेगा। हायर ऑर्बिट में आकर्षण बल का मान कम है, मुक्त इलेक्ट्रॉन में गिनती होगी और वो सुचालक बन जाएगा। तो मैंने इसलिए कहा था कि जो मेटलॉइड होते हैं, जो उपधातु होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन लेने की भी टेंडेंसी होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की टेंडेंसी भी होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की भी टेंडेंसी होती है। प्रदान करना मतलब प्राप्त करना, ग्रहण करना मतलब, प्रदान करना मतलब देना, ग्रहण करना मतलब लेना, है ना। तो इसको भी बना लीजिए, इस चीज को। राइट। ठीक है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अब इसी बात को समझिएगा आप, हम जो सिलिकॉन के सोलर सेल इस्तेमाल करते हैं, याद है ना, सोलर पैनल, सोलर सेल, वो इसी सिद्धांत पे चलता है। वो सिलिकॉन की एक पट्टी होती है और उस पट्टी को जब जब हम कहाँ डालते हैं,
धूप में डालते हैं तो धूप से जो प्रकाश की किरणें मिलती हैं वो ईएम वेव है, और सिलिकॉन की पट्टी पर अरबों खरबों सिलिकॉन के परमाणु हैं। जब सूर्य की रोशनी उन परमाणुओं पर पड़ती है तो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन अपनी निचली कक्षा को छोड़कर ऊपर वाली कक्षा में जंप मारते हैं और मुक्त हो जाते हैं, तो प्रवाहित होने लगते हैं, है ना, होते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं, इसके साथ साइड में लिख लीजिए, सोलर पैनल या सोलर सेल की परिकल्पना या का सिद्धांत तो सोलर सेल या सोलर पैनल का सिद्धांत, राइट। मैंने अभी भी बताया कि सोलर पैनल में सिलिकॉन की एक पूरी पट्टी होती है, आपने देखे होंगे कई जगह पे लगे हुए। उस पे जब सूर्य की रोशनी गिरती है तो एकाएक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने एटम के अंदर निचली कक्षा को छोड़कर ऊपर वाली कक्षा में जंप करते हैं। चूंकि लगातार रोशनी गिरती रहती है तो वो जंपिंग भी बरकरार रहती है, और फिर उसके कारण आप पाएंगे कि धारा की सतत प्रवाह आपको मिल जाएगी, डीसी धारा उससे मिल जाएगी, है ना। तो ये वाली परिकल्पना हो गई सोलर सेल का सिद्धांत। डोपिंग में क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाते हैं। तो लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, डोपिंग एक औद्योगिक प्रक्रिया है। डोपिंग एक वैज्ञानिक औद्योगिक प्रक्रिया है। डोपिंग एक वैज्ञानिक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जर्मेनियम, एंटीमनी जैसी अशुद्धियों को सिलिकॉन में मिलाया जाता है। सिलिकॉन में मिलाया जाता है। सिलिकॉन में मिलाया जाता है। फुल स्टॉप। इस प्रक्रिया के द्वारा ट्रांजिस्टर माइक्रोप्रोसेसर आदि का विकास किया जाता है। ट्रांजिस्टर, माइक्रोप्रोसेसर आदि का विकास किया जाता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी बड़ी भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी ट्रांजिस्टर, माइक्रोप्रोसेसर आपके मोबाइल फोन में लगे हैं वो इसी डोपिंग की पद्धति से बनते हैं। और ट्रांजिस्टर क्या होता है, कभी कुचालक कभी सुचालक, और ये वाले गुण यहीं से आएंगे। अच्छा, एक बात आप देखिए, आपने एक बात शायद मिस कर दी आपने। मैंने कहा कि ऊष्मा देने पर उपधातु जो सामान्य अवस्था में कुचालक होता है वो सुचालक में बदल जाता है। यही बात बोली थी मैंने कहा था कि उपधातु अपनी सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन 3 विधियों से उनको सुचालक में बदला जा सकता है। उसमें से एक विधि थी ऊष्मा देकर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये अधातु के बारे में कही जा सकती है बात, उपधातु के बारे में। तो उपधातु के बारे में ये बात कही जा सकती है यहां पे कि ये सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं, है ना।
तो कुचालक है ये। लेकिन अगर हम इसके ऊपर ऊष्मा हीट दे दें तो ये सुचालक में बदल जाता है। यही तो मैंने कहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कुचालक है तो इसका मतलब है कि इसमें प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। और अगर सुचालक में कन्वर्ट हुआ तो प्रतिरोध का मान क्या हो गया, कम हुआ। तो प्रतिरोध पहले ज्यादा था तो कुचालक था, कम हो गया तो सुचालक हो गया। यानी कि ऊष्मा बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो रहा है। अब आप इस बात को ओम के लॉ के साथ देखिए तो विसंगति है। पहले इस बात को समझ लीजिए, बोर्ड पे लिखी गई बात को पहले देख लीजिए। और इस बोर्ड पे लिखी गई बातों से स्पष्ट है जो हमने डिस्कशन किया कि उपधातु में, सेमीकंडक्टर्स में अगर हम ऊष्मा देंगे तो सेमीकंडक्टर या उपधातु कुचालक से सुचालक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसके प्रतिरोध में कमी आएगी। जबकि हमने पहले प्रतिरोध में पढ़ा था कि ऊष्मा बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। कोई इसमें दो राय तो नहीं है? थोड़ा बताइए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सोचने से भी होगा साथ साथ। मजाक मजाक में आप लोगों ने बहुत बड़ा वाला बीड़ा उठा लिया अपने ऊपर, और इस बात की खुशी है कि आपने उठाया है। मैंने कहा ओम के नियम में हमने पढ़ा था कि जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यहां देख रहे हैं कि कुचालक अपनी समान अवस्था में, उपधातु अपनी समान अवस्था में कुचालक है, यानी प्रतिरोध का मान कम है। ऊष्मा देते हैं तो सुचालक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो कुचालक की अवस्था में प्रतिरोध का मान ज्यादा है, ऊष्मा देने पर सुचालक में कन्वर्ट होता है और प्रतिरोध कम हो जाता है। तो उपधातु में ऊष्मा देने पर प्रतिरोध बढ़ता नहीं, घटता है। राइट? तो लिखिए, पॉइंट लिखिए, उपधातु या अर्धचालकों में उपधातु या अर्धचालकों में ऊष्मा देने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। और यह सुचालक में बदल जाता है। ठीक है? तो ये थोड़ी विसंगति, कारण इसके पीछे वही है। कारण यहां है, देखिए ध्यान से, कारण यहां है कि जब ऊष्मा देंगे तो इलेक्ट्रॉन जंप लगा के बाहर चला जाएगा, और बाहर जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा तो वो सुचालक बन जाएगा। तो इस बात को बहुत स्पष्टता से याद रखनी है कि सामान्य धातु वगैरह में, जैसे तांबा हो, लोहा हो, चांदी हो, उसकी तापमान बढ़ाई जाएगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। लेकिन लेकिन आप अगर यही काम उपधातु के साथ करेंगे तो उपधातु सामान्य अवस्था में अधिक प्रतिरोध रखता है। ऊष्मा देने पर उसके प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप लगा के ऊपर वाली कक्षा में चले जाते हैं। क्लियर है?
अब आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, और उस टॉपिक का नाम है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है अति चालकता। अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं एक बहुत क्लैरिटी के साथ कि अति चालकता एक अवस्था है जिसकी प्राप्ति होती है। प्रकृति में आपको सुचालक मिलेंगे, प्रकृति में आपको कुचालक मिलेंगे, प्रकृति में आपको अर्धचालक भी मिलेंगे उपधातु के रूप में, लेकिन प्रकृति में सामान्य अवस्था में आपको अतिचालक नहीं मिलेंगे। लेकिन आप अतिचालकता की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी वस्तु को किसी खास दशा में अतिचालक में बदल सकते हैं, और उस खास दशा में बदलने की जो पूरी प्रक्रिया है हम उसी को कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। पहली बात कि सुपर कंडक्टिविटी पदार्थ की एक अवस्था है, और इस पदार्थ की अवस्था में जो पदार्थ होता है उसके अंदर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। जैसे आप सबने कहा था प्रतिरोध शून्य होगा क्या, मैंने क्या कहा था, नहीं हो सकता। प्राकृतिक तौर पर इस धरती पे कोई भी वैसी वस्तु नहीं है जिसके अंदर प्रतिरोध का मान शून्य है, लेकिन हम कुछ विधि से, कुछ तरीकों से प्रतिरोध के मान को कम करके और शून्य तक पहुंचा सकते हैं, है ना। और इसी विज्ञान को हम अतिचालकता कहते हैं। और इसके लिए करना यह होगा कि आपको उस पदार्थ को निरंतर ठंडा करना होगा, खूब ठंडा कीजिए, क्योंकि ओम ने कहा था कि अगर एक सुचालक है और उसके तापमान को बढ़ाया जाए तो उस सुचालक के अंदर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा कि अगर तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो तापमान घटाने पर प्रतिरोध का मान घटेगा, और तापमान को अगर हम बहुत ही नीचे ले जाएं, बहुत नीचे मतलब माइनस में ले जाएं, तो फिर तापमान इतना कम हो जाएगा कि उसके बाद अब आप देखेंगे कि ऐसी कंडीशन में प्रतिरोध का मान शून्य तक पहुंच सकता है, राइट। और इसी चीज को कहेंगे हम अतिचालकता। तो पहले पॉइंट लिखिए, देखिए अतिचालकता पदार्थ की ऐसी अवस्था है, अतिचालकता पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसे अत्यंत कम तापमान पर जिसे अत्यंत कम तापमान पर प्राप्त किया जा सकता है। अत्यंत कम तापमान पर प्राप्त किया जा सकता है। इस तापमान पर पदार्थ के आंतरिक प्रतिरोध का मान, इस तापमान पर पदार्थ के आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे पारा मतलब मर्क्यूरी, जैसे पारा 4.2 केल्विन तापमान पर और ब्रैकेट में लिखेंगे तरल हीलियम के तापमान पर। तो दो बातें लिखवा रहा हूं मैंने एग्जांपल दिया, जैसे पारा
4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन के तापमान पर, और दूसरा मैं बोल रहा हूं तरल हीलियम के तापमान पर, तरल हीलियम के तापमान पर। अब 4.2 केल्विन जो है ना, वो तरल हीलियम का तापमान है। वो तापमान किसका है? तरल हीलियम का। ये बात ध्यान रखिएगा। तरल हीलियम के तापमान पर अतिचालकता प्रदर्शित करता है, अतिचालकता प्रदर्शित करता है, राइट। तो आप समझ रहे हैं ना कि 4.2 केल्विन कितना होगा? तो 4.2 केल्विन होगा 270 डिग्री माइनस में, तो ये होगा -270 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सोच लीजिए। तो आप जानते हैं, इस बात को हम पढ़ेंगे भी आगे, कि गैसों को जब हम संपीड़ित करते हैं तो वो तरल अवस्था को प्राप्त करता है, और जैसे ही गैस संपीड़ित होगा, प्रेशराइज होगा, वो तरल में बनेगा, तो उसकी तापमान गिर जाएगी। जैसे कि दो चीज याद रखिएगा कि तरल नाइट्रोजन, मैं यहां लिख रहा हूं, दो चीज याद रखिएगा आप। तरल नाइट्रोजन का जो तापमान होता है वो होता है -196 डिग्री सी, और तरल हीलियम का जो तापमान होता है, हीलियम गैस है, उसका होता है -270 डिग्री सी। अब 270 डिग्री सी को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो होगा 4.2 केल्विन। केल्विन भी तापमान मापने की एक पद्धति है, पैमाना है, फ़ारेनहाइट भी है और सेल्सियस भी है। तो मैं फिर से बोलता हूं, इस स्टेटमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले अतिचालकता पारा में ही ढूंढी गई थी। तो पारा जो एक सामान्य सुचालक है, तो लिखिए पारा 4.2 केल्विन पर, पारा 4.2 केल्विन पर, ब्रैकेट में तरल हीलियम के तापमान पर अतिचालकता प्रदर्शित करता है, अतिचालकता प्रदर्शित करता है। और इस बात को ध्यान में रखना है कि लिक्विड सोडियम एंड लिक्विड नाइट्रोजन के तापमान को, दुनिया में पहली बार जो अतिचालकता ढूंढी गई, तो जिसको ढूंढा उनका नाम था H.K. ओन्स। ये जो भाई साहब हैं, इनका नाम है H.K. ओन्स, है ना। और ये डिस्कवरी ऑफ अतिचालकता इन्हीं की जिम्मेदारी है। 1911 में इतनी बड़ी घटना थी कि 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, है ना। और आप देख रहे हैं, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि रेसिस्टेंस ऑफ प्योर मर्क्यूरी, राइट, ड्रॉप टू 0 एट 4.2 केल्विन। मर्क्यूरी है Hg, यहां Hg लिखा हुआ है, और रेसिस्टिविटी लिखा हुआ है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ Hg ड्रॉप टू 0 एट 4.2 केल्विन, वो गिर गया। आप ग्राफ पे मत जाइए, आप इस बात को देखिए। यानी कि अगर आपने पारे को 4.2 केल्विन तक 270 डिग्री माइनस के तापमान पर रखा, तो पारा एकदम से अतिचालकता को प्रदर्शित करने लगेगा। प्रतिरोध का मान 0 होगा, जितनी धारा डालेंगे उतनी ही धारा दूसरी तरफ से प्राप्त होगी। धारा का क्षय, विद्युत ऊर्जा का क्षय बिल्कुल ही नहीं होगा। और H.K. ओन्स साहब ने इसको एक्सपेरिमेंटली करके बताया। उन्होंने लिक्विड सोडियम लिया, सॉरी लिक्विड हीलियम लिया, उसके अंदर पारे के तार को डाला। अब आप कहेंगे पारे के तार कैसे बन सकते हैं, पारा तो लिक्विड होता है।
पारा लिक्विड रूम टेम्परेचर पे होता है, -40 डिग्री पर पारा ठोस बन जाता है। -40 के बाद के तापमान पर आप पारे को धातु की तरह देखते हैं, ठोस के रूप में आप तार बना सकते हैं, आप तार खींच सकते हैं। और ये साहब तो काम कर रहे थे किस पे? -270 पे पारा जम चुका है। जमे हुए पारे की तार बनाई और उसको जमी हुई अवस्था में रखा, क्योंकि उसको लिक्विड सोडियम में डुबा के रखा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में लिक्विड सोडियम डाला हुआ है, तो ग्लास का तापमान लिक्विड सोडियम बोल दे रहा हूँ बार बार। एक्चुअली अभी इंग्लिश की जो बैच चल रही है उसमें चल रहा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो वहाँ लिक्विड सोडियम पढ़ाना पड़ता है। लिक्विड हीलियम लिक्विड हीलियम रखा हुआ है। लिक्विड हीलियम रखने के कारण इसका तापमान हो जाएगा -270 डिग्री, 4.2 केल्विन। और इसमें अगर हमने पारे की एक तार डाल दी और उससे धारा की प्रवाह कराई, तो जितनी धारा हम डालेंगे दूसरे छोर से उतनी ही धारा मिलेगी, जबकि ऐसे होता नहीं है सामान्य जीवन में। और 2011 में जब यह घटना इन्होंने संभव किया तो इनको 2013 में नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि अतिचालकता की खोज पहली बार हुई। पारा अतिचालक नहीं है, लेकिन पारा को अतिचालकता की अवस्था तक पहुंचाया जा सकता है ना। और एक और बात देखिए, जिस तापमान पर यह पारा अतिचालकता को प्राप्त कर लिया, उस तापमान को हम कहेंगे क्रांतिक तापमान, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपरकंडक्टिविटी, है ना। तो लिख सकते हैं, जिस तापमान पर कोई पदार्थ अतिचालकता की अवस्था प्राप्त कर लेता है, उस तापमान को क्रांतिक तापमान कहते हैं। उस तापमान को क्रांतिक तापमान कहते हैं, राइट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जैसे पारे के अतिचालकता का क्रांतिक तापमान क्या होगा? 4.2 केल्विन या -270 डिग्री सी। अगर -269 डिग्री सी भी होगा तो पारा अतिचालक नहीं होगा, प्रतिरोध का मान आ जाएगा। लेकिन जैसे ही -270 होगा या 4.2 केल्विन होगा, एकदम से उसकी प्रतिरोध शून्य हो जाएगी, है ना। अब देखिए, टाइप ऑफ सुपरकंडक्टर पढ़ेंगे इसको हम। तो पहले तो इसको लिखिए आप एक पॉइंट, टाइप्स ऑफ सुपरकंडक्टर, इसी पे। और टाइप में सब टाइप 1 और टाइप 2 है, टाइप 1 एंड टाइप 2, कुछ खास है नहीं।
चलिए अब बताता हूं कि टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर क्या है। टाइप 1 को हम कहते हैं लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर। क्या कहते हैं इसको? इसका एक और नाम है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, राइट? दैट इज द अनदर नेम ऑफ इट। एंड टाइप 2 को हम कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर। क्या कहेंगे इसको? हाई टेम्परेचर। हाई का मतलब बहुत हाई मत मान लीजिएगा, हाई का मतलब नॉर्मल हाई, अभी पता चल जाएगा। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, राइट? तो लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर, हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर, राइट? अब ध्यान से देखिए, लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर का मतलब होता है कि जिसकी क्रांतिक तापमान हीलियम के तापमान पर हो, है ना? तो यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा क्रांतिक तापमान 4.2 केल्विन, यानी कि तरल हीलियम के तापमान पर। लेकिन हाई टेम्परेचर किसे कहेंगे? कि जिसका क्रांतिक तापमान -196 डिग्री सी, है ना? ये क्या है? -270 डिग्री सी, यानी -196 डिग्री सी का मतलब क्या हुआ? तरल नाइट्रोजन के तापमान पर हो, है ना? तरल नाइट्रोजन के तापमान पर हो। तो ध्यान दीजिएगा, हाई टेम्परेचर का मतलब बहुत हाई नहीं है, हाई टेम्परेचर भी बहुत लो टेम्परेचर है। तो इसको केल्विन में करेंगे तो 77 केल्विन के आसपास आता है ना? 77 केल्विन। तो इस स्तर पे आप देख सकते हैं, राइट? तो इस आधार पे हम देख सकते हैं। तो आज के डेट में हमने इधर भी देखा है पारा, इधर भी हमने देखा है कुछ पेरोव्स्काइट करके एक पदार्थ है, कुछ सेरामिक है जो सुपरकंडक्टर बन जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि हम तापमान के आधार पर सुपरकंडक्टर को दो भागों में बांट चुके हैं। एक जो तरल हीलियम के तापमान पर अतिचालकता को प्रदर्शित करता है, और दूसरा जो तरल नाइट्रोजन के तापमान पर अतिचालकता को प्रदर्शित करता है। अब आइए अगली बार हम आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, और लिखिए अतिचालक के गुण। अतिचालक के गुण। ध्यान दीजिएगा, अतिचालकता जो है वो विज्ञान के साथ साथ तकनीक भी है। अतिचालक के गुण। तो पहला गुण क्या है? फर्स्ट जो गुण है वो है जीरो रेसिस्टेंस, शून्य प्रतिरोध। शून्य प्रतिरोध, जीरो रेसिस्टेंस या शून्य प्रतिरोध। ये तो आप जानते ही है, ये तो हमने बात शुरू से ही की है, और शुरू से इस बात को हमने कहा कि अतिचालक के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है ना? और इलेक्ट्रॉन बिना किसी अवरोध के गमन करना शुरू कर देता है। तो लिख सकते हैं अतिचालक के आंतरिक प्रतिरोध का मान, अतिचालक के आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन बिना किसी अवरोध के
बिना किसी अवरोध के गमन करता है, बिना किसी अवरोध के गमन करता है। राइट? तो फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिना किसी अवरोध के। तो पहली बात तो शून्य प्रतिरोधक हो गई। दूसरा जो पॉइंट है